हे, बच्चा पार्टी मजा मा कैसे हो, क्या हाल चाल। मेरा नाम है डॉक्टर तगा प्रोफेसर और फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लॉज ऑफ मोशन का। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होगा। पहले तो स्ट्रिक 27 हो गई है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। कंस्ट्रेंट मोशन के साथ में हम पढ़ेंगे एटवुड मशीन कैसे काम करती है। जो पुली वाली मशीन होती है उसे एटवुड मशीन बोलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ी बहुत स्प्रिंग सिस्टम्स की। और आखिरी में हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक जो सेकेंड लॉ में हमने स्किप कर दिया था वो करेंगे वेरिएबल मास। इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, सिंपल लेक्चर है। ठीक है, थोड़ा लेक्चर लेट भी इसलिए रखा है क्योंकि लंबा लेक्चर होगा हल्का सा। हम चैप्टर फिनिश करते हैं आज। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पार्ट 8 कंस्ट्रेंट मोशन। सिंपल है, इजी है, ध्यान से देखिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पुली कंस्ट्रेंट देखो बेटा। पुली के ऊपर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो टेंशन कैसे वर्क करती है तो आपको समझना पड़ेगा। एक पुली है, इसके ऊपर, इसके बोल सकते हैं एक ये धागा है जो पुली के ऊपर से ऐसा जा रहा है, और एक धागा है जो पुली के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, देखो धागे में हमेशा सेम टेंशन होती है, तो अगर यहाँ टेंशन है टी तो यहाँ पे भी टेंशन टी होनी चाहिए। अब मान ले ऊपर टेंशन है T1। यहाँ पे देखें नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो T1 माइनस 2T इस m इंटू ए। इसका मास m है, पर एक्चुअली मास तो जीरो है क्योंकि पुली हम लोग क्या लेते हैं, मासलेस पुली होती है। मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली। तो ये मास जीरो है तो जीरो जीरो हो गया, तो T1 बराबर आ जाता है निकलकर 2T। इस तरीके से वो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा कैसे वर्क करता है। इसके ऊपर थोड़े से और क्वेश्चन हम देखते हैं बेसिक लेवल के। ये समझना ज़रूरी है टेंशन कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो लेटस से अपन को सारी टेंशन निकालनी रहेगी। ऐसे पुली पुली में पुली पुली में पुली। चलो इनमें से कोई एक जगह, जैसे यहाँ पे मैं टेंशन मान लेता हूँ टी है, तो इस धागे में टेंशन टी होगी, यहाँ पे टेंशन टी होगी। फिर ये इसके बीच से निकल रहा है देखो, तो यहाँ टेंशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 2T। 2T इस धागे में अब 2T चलेगी, पूरा ये धागे में 2T चलेगा। फिर 2T 2T यहाँ पे क्या हो जाएगी टेंशन 4T। अब इस पूरे धागे में टेंशन चलेगी 4T। यहाँ 4T है तो बट अब इसलिए ये इन दोनों से आया होगा, तो यहाँ पे दोनों क्या होनी चाहिए, 2T 2T होनी चाहिए। और ये 4T ऊपर जो सर छत पे लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा, 80 लगेगा। तो बहुत सिंपली आप टेंशन प्लॉट कर सकते हो कि टेंशन कहाँ पे कितनी होगी। ठीक है, ये टेंशन प्लॉट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा टेंशन वर्क करती है। ठीक है, टेंशन हटा दें, हम लोग बची हुई चीज़ों की बात करें। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की बात करें तो वो ऐसे वर्क नहीं करेगा। देखो बेटा, तो बेसिकली देखो, लेट से ये ऊपर x गया, ये ऊपर y गया, ये ऊपर z गया। ये x y z क्या है, या तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन से कुछ भी है। तो ये मजबूरी है इसकी, ये कंस्ट्रेंट है भाई ज्योमेट्री कि लेट से रिलेटिव मोशन हम देखें। अगर मैं बोलूं z को रेस्ट पे ले आऊं तो ये x माइनस जेड हो जाएगा और ये y माइनस जेड हो जाएगा। अब जितना धागा इधर से जाएगा उतना धागा इधर नीचे आना पड़ेगा, तो x माइनस जेड हम बोलेंगे क्या होगा, माइनस ऑफ y माइनस जेड के, क्योंकि ये ऊपर गया तो इसको नीचे आना पड़ेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, या z की वैल्यू निकल के आ जाती है x प्लस वाई बाई 2। अगेन ये क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन है, ये मजबूरी है। ये क्या है बेटा, मजबूरी है, ऐसे ही इसको वर्क करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोलूँ इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अगर ये ऊपर 10 गया और यहाँ से ये ऊपर गया लेट से 50, तो यहाँ इसकी मजबूरी है, इसको 10 प्लस 50 बाई 2 जाना पड़ेगा, वरना ये सिस्टम ही टूट जाएगा।
तो 60/2 30 से ही ऊपर जाएगा। अब ये मीटर हुआ तो ये डिस्प्लेसमेंट है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, तीनों ऐसे ही वर्क करेंगे क्योंकि ये इनकी मजबूरी है, ये ज्योमेट्री के कारण कंस्ट्रेंट है इसका कि ये ऐसा ही मूव करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास में। ठीक है, तो हमने दो टाइप के कंस्ट्रेंट देखे पुली में, टेंशन कैसे वर्क करती है और बची हुई कैसे वर्क करती है। अब आपको यहाँ पर ए और बी और एम मिडिल वाला निकालना है, तो ये a+b/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात, आपको सबकी वैल्यूज निकालनी है, 10 और 10, तो 10 + 10/2 20/2 10 हो गया। 10 और 20 बताओ कितना होगा यहाँ पे, 10 + 20 30/2 15 हो जाएगा। मिडिल वाला कितना जाएगा, देखो ये 30 20 50/2 25 से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 20 20 तो ये भी 20 से ऊपर जाएगा। तो ये मजबूरी है कंस्ट्रेंट की। ठीक है, लेटर से सवाल ऐसा आ जाए, एक ऊपर और एक नीचे जा रहा हो, जैसे कि ये ऊपर 60 से जा रहा है और नीचे आ रहा है 20 से, तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, 60 ये उल्टा है तो -20/2, तो ये 40/2 20 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिए, सिंपल होते हैं, एक बार बस थोड़ा वाइब चाहिए होती है इनकी। अगर ये नीचे जा रहा है 80 से, देखो ये नीचे जा रहा है 80 से और यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है 60 से, तो 80 बड़ा है तो ये नेट में नीचे ही जाएगा, 80 - 60/2 से। अब मैंने 80 को नेगेटिव डायरेक्शन है, नीचे 80 बड़ा है तो नेट में नीचे जाएगा, दोनों अपोजिट है, माइनस कर दो, तो 20/2 10। या आपको अगर स्ट्रिक्ट डायरेक्शन से एडहेयर करना है तो आप इसको पॉजिटिव लो 60, नीचे वाले को नेगेटिव लो -80/2, तो -20/2 आ जाएगा -10। मतलब ये माइनस मतलब नीचे जा रहा है 10 से। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज है। अब क्वेश्चन है, देखो ये 60 से गया या 20 से गया, बताना ए कितने से गया। देखो तो 60 20 से गया तो कितने से गया ऊपर, 60 + 20/2 80/2 40 से गया, तो ये 40 से ऊपर गया, तो इस भाई साहब को नीचे भी 40 से आना पड़ेगा, मजबूरी है, कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ऊपर तो रेस्ट पे है, ये तो चल नहीं सकता ना, तो जितने से ये ऊपर गया इतने से ही इसको नीचे आना पड़ेगा, ये इसकी मजबूरी है, ये क्या है, इसका कंस्ट्रेंट है, इसलिए कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों बात। अब अगर दो ब्लॉक्स हैं, उनमें अगर हम बात करें, ऐसे सिंपल सी बात है, तो एक कंसेप्ट होता है बेटा, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज 0। ये आगे वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट है कि किसी भी वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स का नेट वर्क डन 0 होता है। जैसे कि टेंशन हो गया है ना, तो जैसे कि इंटरनल फोर्स, जैसे कि टेंशन का नेट वर्क डन हमेशा 0 ही आना चाहिए, क्योंकि वो अंदर का फोर्स है, आपस में अंदर में सिस्टम में लग के कट जाना चाहिए। तो देखो जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, सिंपल है। जैसे यहाँ टेंशन लगी टी, यहाँ भी लगी टी, तो टी की यहाँ पे हो जाएगी 2t, यहाँ टेंशन लगेगी 2t। ठीक है, ये हमने टेंशन वाला कांस्टेंट देखा। लेट अस से इसका एक्सेलरेशन हुआ ऊपर, लेट से 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन ऊपर हुआ 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर या 15 मीटर/सेकंड स्क्वायर ले लो। ठीक है, चलिए इसका एक्सेलरेशन मान लो नीचे होगा ए। अब वर्क डन का कंसेप्ट समझो बेटा, क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं तो वर्क डन होता है Fx, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो वर्क डन हो जाता है -Fx। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो देखो इन सबका वर्क डन, सबका वर्क डन निकालते हैं, ए बी सी तीनों का। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इस कंसेप्ट से हम फॉलो करें तो ए पे वर्क डन क्या होगा, -2t ए, ऊपर 2t ए नीचे है। अच्छा इसको ठीक है, क्लियर सी बात, प्लस यहाँ टी ऊपर है 15 भी ऊपर है, तो t × 15 प्लस 5 × t × 5 0, तो -2t × ए,
या टी कॉमन लेके हटा दो, -2a प्लस 15 प्लस 5 इज 0, तो 2a बराबर आ जाएगा 15 प्लस 5 इधर 20, ए आ जाएगा 10। हम इसके बिना भी निकाल सकते थे, वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं जैसे हमने सीखा है। कैसे? 15 और प्लस 20/2 10 से ये ऊपर जाएगा, तो इसको 10 से नीचे ही आना पड़ेगा, ऐसे भी निकाल सकते थे। पर ये कंसेप्ट समझाने के लिए कि वर्क डन 0 होता है बेटा, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली हम बात करें तो T1 x1 प्लस T2 x2 या समेशन ऑफ Tx हमेशा 0 होगा। डिफरेंशिएट कर दो तो x की जगह वेलोसिटी आ जाएगा, T2 V2 हमेशा 0 होगा, और डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा वेलोसिटी को। तो ये वाले कंसेप्ट यूज करके हम बहुत सारे टेंशन्स जब दे रखे हो तब भी सॉल्व कर सकते हैं सवालों को, कि नेट में T1 x1 प्लस T2 x2 ये सब मिला मिलो के जो होता है हमेशा वर्क डन नेट में 0 ही होता है। प्लस माइनस का साइन का बस ध्यान रखना रहेगा। T1 V1 T2 V2 T1 A1 T2 A2 सबको भी जोड़ लोगे तो भी हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे हमने वर्क डन पर से नहीं निकाला, हमने एक तरीके से क्या निकाला, एक्सेलरेशन रख दिया था x की जगह पे, ठीक है, तो वो भी 0 ही होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट कर दो, टेंशन तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इससे ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के जो होते हैं ना मल्टीपल पुली वाले, ऐसे टफ सवाल ये टफ नहीं बचते। कैसे करते हैं इसको, पहले टेंशन निकालनी होती है, हमेशा हमेशा याद रखो, हमेशा टेंशन निकालेंगे। तो देखो ये एक ही धागा, येलो वाला एक ही धागा है जो पूरे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक चल रहा है। तो यहाँ टेंशन T है, ठीक है, यहाँ भी टेंशन T होगी। बचे हुए जो बीच से धागे निकले इनमें टेंशन हो जाएगी 2T और 2T, ठीक है। तो हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ये A है, दूसरा ये माने B है, मीटर में ले लो इसको, ठीक है। बी के ऊपर टेंशन लग रही है कितनी, 5T, टोटल देखो 2T 2T T 5T, और ये ऊपर चला है 60 मीटर, ठीक है। ए के ऊपर टेंशन लग रही है T, इसको मान लो ये नीचे चला है x मीटर्स, x निकालना है हमको, ये कितना नीचे चला है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे ही आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगेन वर्क डन 0 से निकाल लेंगे, T1 x1 माइनस का होगा क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, प्लस 5T इंटू 60 शुड बी इक्वल टू 0, क्लियर सी बात। टी कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60 इंटू 5, x आ जाएगा 300 मीटर्स। तो अगर ये ऊपर 60 आएगा तो इसको नीचे 300 जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात, इजी है, मुश्किल नहीं है। जनरली से दो ब्लॉक वाले सिस्टम्स ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि दो ब्लॉक दे रखे हैं आपको, ठीक है, यही दिखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। चलो एक और सवाल देखें करके हम लोग। ऐसे अब मैंने बोला एक सिस्टम है, इसमें एक T है, एक तरफ लग रहा है टेंशन T, और बीच में कुछ भी हुआ होगा मुझे नहीं पता, फाइनली इधर टेंशन लगेगा ऊपर n टाइम्स ऑफ T, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन नीचे a ले लो, इसका ऊपर निकालना है a डैश क्वेश्चन मार्क, तो -TA प्लस NT a डैश इज 0, टी कट जाएगा, a बराबर n a डैश बराबर आ जाएगा a/n। तो अगर सिर्फ दो ब्लॉक है, ठीक है, एक पे टेंशन है T, एक पे है NT, तो अगर T वाले का एक्सेलरेशन a है तो NT वाले का एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, a/n आ जाता है। थोड़े क्वेश्चन में स्पीड हो जाएगी इससे करने से। इसे एक और सवाल देखें, ये वाला देखो, इसमें अलग है सवाल, एक्चुअली सेम नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें टेंशन है T, इनमें हो गई 2T 2T 2T, क्योंकि दोनों तीनों मिडिल से निकले हैं, डबल हो जाएगी टेंशन, ठीक है। अब देखो लेट्स से यहाँ एक्सेलरेशन है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, तो अगर ये T का कारण ऊपर चला है, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन हो गया कुछ भी नीचे की तरफ a, यहाँ पे NT का एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ होना चाहिए a/n, जो दे रखा है कितना, ये NT मतलब यहाँ 60 है, तो एक्सेलरेशन a/6 होना चाहिए, जो दे रखा है 60,
ये आ जाएगा 360। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इतना मतलब मुश्किल नहीं थे ये क्वेश्चन। हाँ, पर थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ठीक है, ऐसे रिलेशन हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन का। मास का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि मास से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कंस्ट्रेंट है, ये मजबूरी है ज्योमेट्री की कि ऐसा होना ही पड़ेगा, वरना सिस्टम ही टूट जाएगा, धागे टूट जाएंगे, ये पूरा सिस्टम गिर पड़ेगा, ये नहीं हुआ तो दिस इज अ कंस्ट्रेंट, ये मजबूरी है, ऐसे ही फॉलो होना पड़ेगा। ये क्या है बेटा? मजबूरी है, इट इज अ मजबूरी। वही वर्क डन से ही डिराइव किया हमने ये फॉर्मूला, कि टेंशन अगर एन टाइम्स है तो उसका एक्सेलरेशन 1/n टाइम्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे एक और सवाल है इसमें, ये वाला सवाल देखिए। अब देखिए इसका समझते हैं। एक्सेलरेशन 60, लेट्स से यहाँ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड दे दी, ठीक है। यहाँ से चालू करें, टेंशन होगी यहाँ पे t, तो यहाँ आ जाएगी 2t, यहाँ आ जाएगी 4t, यहाँ आ जाएगी 8t, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा 8t, सेम धागा है ये वाला, ठीक है। तो देखो 80 की स्पीड कितनी है ऊपर की तरफ? 60 मीटर पर सेकेंड ले लो। तो ये जो नीचे ए है, ए ब्लॉक है, इसको बी ब्लॉक बोल लेते हैं। इसके ऊपर टेंशन है टी, इसका अगर स्पीड होगी वी, नीचे की तरफ होनी चाहिए, तो यहाँ पे स्पीड देखो, टेंशन 8 टाइम्स हुआ, तो स्पीड जो होगी इसकी कितनी होनी चाहिए? y8, 1/8 टाइम्स, तो v/8 आ गया कितना? 60। वेलोसिटी आ जाएगा 8 6 48, 480 मीटर पर सेकेंड। एंड से स्पीड काफी बढ़ जाती है सेम ये वाले सवाल करने की, क्योंकि अपने को 3-4 टेंशन वाले सिस्टम्स कभी नहीं आते, मैक्सिमम 2 टेंशन वाले आ जाते हैं। अगर ऐसे 3-4 हो गए, एक और डब्बा लगा जाए, तो फिर हमको पूरा वर्क डन वाला लगाना पड़ेगा, T1x1 प्लस T2x2 प्लस T3x3 बराबर 0 वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिंपल ही हो गया सॉल्व, ठीक है। चलो इसे ये वाला सवाल देखें। देखो यहाँ पे टेंशन टी, एक ही धागा है, सेम टेंशन टी यहाँ पर यहाँ तक चल रही है, तो ये 60 से गया, तो इसको भी नीचे 60 से जाना पड़ेगा। जितने से जाएगा उतने से नीचे आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये 60 डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, सेम धागा, सेम टेंशन, सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना, नहीं कुछ और, जैसे यहाँ पे कुछ और कहीं सिस्टम में हो रहा हो, नहीं। और उसको कॉमन सेंस भी देखो ना, जितना ये जाएगा उतना ये धागा छोड़ेगा, अब इतना धागा से ये नीचे आ जाएगा, सेम धागा रहेगा, ठीक है। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इस टाइप का। इसमें मल्टीपल पुली सिस्टम रहते हैं, ऐसे पुली है, यहाँ पुली है, यहाँ पुली है, यहाँ पुली है, यहाँ पुली है, और यहाँ पे आके अटक गया। चलो देखो, पहले टेंशन देखो, ये ए है, ये बी है, लेट से इसके ऊपर टेंशन, ये वाले धागे में पूरे में टी है टेंशन, ये जहां तक भी जा रहा है वहां टी है, तो ये कहीं भी नहीं जा रहा है, ठीक है। बच्चों में टेंशन डबल हो जाएगी, टूटी टूटी हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे भी टूटी टूटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन देखें, बी पे लगा है 60 और ए पे लग रही है टोटल टेंशन 5t, टूटी टूटी T5, देखो ये टी भी लग रहा है इसके ऊपर। अब लेट से क्वेश्चन में दे दिया मेरे को 30, लेट से इसका जो है एक्सेलरेशन इधर है, ये चला 30 मीटर्स, एक्स चला 30 मीटर्स, तो बताओ ये y कितना चलेगा? चलो देखो बेटा, इसमें टेंशन 5t है, इसमें 60 है, अगर ये चला है x, तो ये कितना चलेगा? तो ये चलेगा x 6 टाइम्स अपॉन में 6, 5 6/x। देखो सिंपल सी बात, इनवर्स में चलता है ना। देखो ये इसका कितना है? 6/5 टाइम्स है, देखो इसमें 6/5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, उल्टा कर दो, ये इसका 5/6 टाइम्स होगा, या फिर नहीं तो इसको y मान लो, फिर सिंपल फॉर्मूला लगा दो, सेम डायरेक्शन में 60 इंटू वाई, वर्क डन वाला लगा रहा हूँ, -5t इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा, 60y बराबर 5tx, x बराबर 6y या y बराबर 5x/6। कंफ्यूजन हो तो वर्क डन वाला फॉर्मूला तो हमेशा ही लगा सकते हो,
नहीं तो आपको डायरेक्ट भी सिखा दिया, इन्वर्स हो जाता है ना। जैसे देखो इसका ये 6 टाइम्स हुआ तो बाय 6 आएगा, और ये 5 खुद है तो 5/6 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5x/6 भी इसको वाई। तो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगेन अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रेंट की बेसिक, ठीक है। चलो अगला कंस्ट्रेंट आता है अलोंग द थ्रेड। क्या होता है कि जो धागा है बेटा, देखो समझो, धागे में अगर स्पीड इस पॉइंट पे v है तो हमेशा इस पॉइंट पे भी v होगी, एक्सेलरेशन स्पीड कुछ भी हो, धागे के अलोंग स्पीड एक्सेलरेशन वेलोसिटी अलग अलग नहीं हो सकती है, वरना धागा टूट जाता है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पूरी लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसा ये जा रहा है एक गाड़ी, या तो मैंने एक ब्लॉक से बांध दिया, गाड़ी से बांध दिया, इसके यहाँ पे एक्सेलरेशन है a, ये एंगल थीटा बन रहा है। अब इसकी स्पीड पूछी, देखो बेटा, तो ए तो इसका धागे के अलोंग नहीं है, धागा ऐसा है, थीटा एंगल, धागे के अलोंग क्या है, ए का कॉस थीटा, धागे में ये सेम चलेगा, तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन भी ए का कॉस थीटा होना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि धागे है, वरना धागा टूट जाएगा, वरना धागा ही टूट जाएगा, धागे अलग अलग हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो दिस इज क्या है, ये इसकी मजबूरी है, ये इसकी इच्छा नहीं है, दिस इज अ मजबूरी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे देखो इसमें अगर ये नीचे चल रहा है v से, इस टाइम पे यहाँ एंगल है थीटा थीटा, देखो समझो ध्यान से, ये अलोंग द धागा नहीं है, धागे को आगे बढ़ाओ थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा v का कॉस थीटा, तो धागे में v का कॉस थीटा है, पूरी तरफ ये इसकी ऊपर स्पीड हो जाएगी v का कॉस थीटा, सिमिलरली इसकी स्पीड भी सिमेट्री से v का कॉस थीटा हो जाएगी, इधर भी कंपोनेंट करोगे v का कॉस थीटा ही आएगा, समझो। तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि धागे के अलोंग कंपोनेंट करना होता है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि ये इसकी स्पीड v है तो यहाँ v का कॉस थीटा, नहीं बेटा, धागे का कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है, धागे का कंपोनेंट धागे के अलोंग कंपोनेंट होता है, समझ में बच्चों बात आई, क्लियर है, धागे के अलोंग कंपोनेंट होता है, धागा नहीं टूट सकता, धागे के अलोंग कंपोनेंट होता है। इसमें एक और क्वेश्चन बड़ा प्रोमिनेंट होता है ये वाला, कि एक रॉड है, इधर एक बंदा है, पुल्ली लगा के इधर एक बंदा ले लो, या ऐसे 2 रिंग भी लगा देते हैं रॉड पे, सेम क्वेश्चन होता है, यहाँ पे एंगल है θ1, यहाँ एंगल है θ2, इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2, अगेन अलोंग द धागा स्पीड क्या हो जाएगी, v1 का cos θ1, इसका अलोंग का धागा क्या हो जाएगी, v2 का cos θ2, धागे के अलोंग स्पीड हमेशा सेम होनी चाहिए, तो v1 का cos θ1 शुड बी इक्वल टू v2 का cos θ2, एंड दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस, टफ टफ क्वेश्चंस भी हो जाते हैं इससे। कंसेप्ट समझ में आया, कंस्ट्रेंट ये मजबूरी है, ये जो मैंने धागा टूट जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता ना इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाए v2 cos थीटा, ज्यादा धागा खींच जाए, ये कम खींचेगा तो धागा ही टूट जाएगा, धागा कोई स्प्रिंग नहीं है कि खींचा जा सकता है ना, इट इज अ स्ट्रिंग, वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। ये सवाल है, देखो अब आप कर लोगे आराम से सवाल, स्पीड यू है, थीटा एंगल है, इधर कंपोनेंट करो u का cos थीटा, या a के u का cos थीटा आ जाएगी, आया बेटा समझ में, इजी। इसका सेम, ये ऊपर u से गया, इसका cos थीटा बटेगा, इसकी स्पीड नीचे हो जाएगी u का cos थीटा, u का cos थीटा, ठीक है। इजी सवाल। चलो अब 2 फिक्स केसेस होते हैं, एक रॉड वाला केस होता है और एक ये वाला केस होता है, दोनों बात समझा देता हूँ। इसमें ये सीढ़ी जो है या रॉड है, ये ऐसे गिर रही है, दीवार के सहारे गिर रही है, ऐसे ये पेन है ना, ये ऐसे दीवार के सहारे ऐसे ये गिर रहा है, गिर गया पेन, ऐसे ये गिर रहा है पेन, ठीक है। जैसे रॉड है वो दीवार के सहारे ऐसे गिरेगी, लकड़ी गिरती है हमको पता है, ये एंगल थीटा ये यू है, ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड क्या होगी बतानी है। अगेन सेम कंसेप्ट होता है बेटा, रॉड के अलोंग स्पीड हमेशा सेम होनी चाहिए,
तो लेटर से इधर स्पीड ए वी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू का कॉस थीटा। चलो, आपको मैंने विंडमिल मेथड से सिखाया कैसे एंगल्स निकालते हैं। ये थीटा, तो ये एंगल थीटा, इधर वी का कॉस थीटा, इधर वी का, चलो ये बहुत हौच-पौच हो जाएगा, फिर से देखो इधर ध्यान से, मैं एंगल्स निकालना सिखा रहा हूँ बेटा, है ना। आपको मैंने एंगल निकालना सिखा है विंडमिल मेथड से। देखो ये एंगल थीटा दे रखा है, या ये एंगल थीटा, जो चाहे मानो, एक ही बात है। ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये चार एंगल थीटा होंगे हमेशा। ठीक है, विंडमिल मेथड सिखाया मैंने आपको कैसे एंगल निकालते हैं। तो ये थीटा है, यहाँ पे मैं देखूंगा ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इधर v का cos थीटा, इधर की तरफ स्पीड कितनी आएगी, v का sin थीटा, इधर आ जाएगी u का cos थीटा। अगेन अलोंग द रॉड सेम होनी चाहिए, v sin थीटा शुड बी इक्वल टू u का cos थीटा, तो v बराबर u का cot थीटा। ये वाला सवाल देखें, इस सवाल में क्या है बेटा, समझो फिर से, सिंपल चीज है, अगेन मुश्किल नहीं है, आराम से देखो। इसकी स्पीड a है, इधर इसकी स्पीड v है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसके अंदर ऐसे घुस रहा है, ये यहाँ से ब्लॉक्ड है, तो ये आगे पीछे नहीं हो सकता, ऐसे भी नीचे आ सकता है। तो जब ये नीचे आएगा, इसको धक्का मारेगा, सोचो ये धक्का मारेगा इसको, तो ये ऐसे आगे चला जाएगा अपने आप, क्योंकि ये आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ये नीचे आएगा, ये आगे जाएगा। अगेन जहाँ पे ये कॉमन सरफेस है, यहाँ स्पीड हमेशा सेम होनी चाहिए। देखो वही सब एंगल्स का गेम है, एंगल्स बस देखना आना चाहिए। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा। चलो देखें, इधर नीचे की तरफ है यू, ठीक है ना, और इधर की तरफ है वी, ठीक है। ये दोनों ऐसे सेम ऐसे हैं, ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड हमेशा सेम होनी चाहिए, सेम स्पीड। कंपोनेंट कर लो, देखो u का क्या आएगा इधर कंपोनेंट, u का cos थीटा, v का क्या आएगा, v का sin थीटा, v sin थीटा इस u cos थीटा, तो v बराबर u का cot थीटा आएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, वन अलोंग क्वेश्चन है, ऐसे नहीं हो सकते, इनमें और बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे केसेस वगैरह नहीं बनते। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, इजी इजी चीजें, देखो आराम से। बोलो बच्चा, क्लियर हुई चीजें, इजी है, इतना मुश्किल नहीं, आराम से देखिए। हम्म 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 आसान आसान आसान, देखो इजी चीजें हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़े, अब कंस्ट्रेंट खत्म हुआ, अगला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, एटवुड मशीन। कैसे एटवुड मशीन काम करती है, इसको पुली मशीन भी बोलते हैं, पुली मास सिस्टम भी बोलते हैं। सिंपल सिंपल चीजें होती है, देखो समझना। देखो बेटा, एक सिंपल सी चीज देखो, एक सिंपल सी पुली है, ये है एटवुड मशीन, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस पे नीचे लग रहा है m1g, वेट लगेगा, इधर खींच रहा है m2g से। लेटेस्ट से m2 बड़ा है, सब क्वेश्चनों में m2 बड़ा है m1 से, मान रही है चीजें, वी आर अज्यूमिंग, जनरल अजम्पशन है। तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात। चलो, एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, ये नीचे ए से आया, तो ये ऊपर ए से जाना चाहिए, एक्सेलरेशन ए से। टेंशन यहाँ टी, तो यहाँ भी टेंशन टी। चलो एफबीडी बना के सॉल्व करें। m2 लेते हैं, ऊपर लगा टी, नीचे लगा m2g, नीचे एक्सेलरेशन ए है, तो नेट, या चाहो तो सूडो फोर्स नीचे है तो जी इफेक्टिव मार सकते हो, चाहो तो टी बराबर m2 g माइनस ए, डायरेक्ट लिख लो चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। हमने पढ़ा है जब भी नीचे एक्सेलरेशन ए होता है, जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जी माइनस ए हो जाता है, और जब भी ऊपर एक्सेलरेशन ए होता है, जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जी प्लस ए हो जाता है। m1 की बात करें,
ऊपर टेंशन T है, नीचे m1g है, ऊपर इसका एक्सेलरेशन a हुआ है, टेंशन बराबर m1 g इफेक्टिव g प्लस a हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करना है अपने को, g और a की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करके निकालते हैं वैल्यू हम लोग। पहले तो इन दोनों को tt बराबर कर दो, m1g माइनस सॉरी this is equal to this m2g minus m2a is m1g प्लस m1a। ये उधर गया, इधर आया, ये देखो m2g माइनस m1g, इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, इस m1a प्लस m2a कॉमन ले लो, g कॉमन, m2 माइनस m1g, या छोड़ दो, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कॉमन लेके डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा m2g माइनस m1g अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। एक चीज देखो इसके अंदर बेटा, इसमें कहीं टेंशन आया ही नहीं आया। ये डायरेक्ट भी सोच सकते थे आप, देखो सर ये डायरेक्ट सोच सकते थे, हाँ सोच सकते थे, देखो देखना ध्यान से, ये सब इग्नोर कर रहा हूं मैं, ये सब ये एक्सेलरेशन निकल कर आया। इसको ऐसे भी तो सोच सकते थे बेटा, देखो अगर ये पुली हटा के इसको सिंपल ऐसा रख दूं मैं, ये एक तरीके का सिंपल क्वेश्चन है कि इधर कोई खींच रहा है इसको m2g से, इधर कोई खींच रहा है इसको m1g से, टेंशन इग्नोर कर दो, इंटरनल फोर्स है, ठीक है। नेट में देखो यही दिख रहा है ना, देखो इसको अगर मैं सीधा रख दूं, सेम इमेजिन करूं, तो नीचे m2g इधर m1g, मतलब m2g m1g, तो अगर एक्सेलरेशन में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास m2g माइनस m1g, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 हो जाता है। तो आपने इजीली इस केस का क्या निकाल लिया बेटा, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब यही कंसेप्ट सारे एटवुड मशीन के क्वेश्चनों में चलेगा, ठीक है। मैं ऑल केसेस बनाता हूँ, समझना ध्यान से। देखो तो ये सबसे बेसिक वाला केस जो हमने लिया, इसी को हम लेके हुए, सबसे बेसिक केस यही है, ठीक है। देन हम एक और इसी टाइप का एक और केस ले लेते हैं, ऐसा है m2 m1 m2 m1, ठीक है। एक ऐसा रख लेते हैं m1 m2, ठीक है। एक ऐसा रख लेते हैं m1 m2, ठीक है। एक ऐसा रख लेते हैं m1 m2 एंगल थीटा पे, ठीक है। और एक ये वाला रख लेते हैं, रुको, θ1 θ2 m2 m1। चलो देखो, सब में एक्सेलरेशन फाइंड करना है अपने को, सारे क्वेश्चनों में एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है, इजीली फाइंड हो जाएगा। कैलकुलेशन देखो, बहुत बेसिक लेवल की कैलकुलेशन होती है, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है नेट फोर्स क्या खींच रहा है। देखो इधर खींच रहा है m2g, इधर खींच रहा है m1g, टेंशन इग्नोर कर देंगे, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, नेट फोर्स m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। इसमें देखिए सेम है, इधर खींच रहा है m2g, इधर खींच रहा है m1g, ये तो कोई रस्सी पे फोर्स नहीं लगा रहा, इधर इधर है ही नहीं कोई फोर्स इसका, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, सेम m2g माइनस m1g अपॉन में टोटल मास में बस m1 प्लस m2 प्लस m भी जुड़ जाएगा, ठीक। इधर नीचे कितना लगा m2g, इसका कोई फोर्स है नहीं इस तरफ, तो परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल से बैलेंस हो गया, इधर टेंशन को नहीं खींच रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन से भी एक ही फोर्स है m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2।
इसमें देखे जरा, तो आसान आसान चीजें, टफ नहीं। देखो यहाँ नीचे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, यहाँ पे m2g का साइन थीटा लगेगा, पूरा नहीं लगता कंपोनेंट, अलोंग द प्लेन साइन थीटा होते हैं, तो खींच नहीं रहा है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m2g साइन थीटा अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। एंड दीज आर ऑल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, एक बार समझ में आ जाता है। तो यहाँ क्या खींच रहा है, m2g का साइन थीटा खींच रहा है, इधर नीचे खींच रहा है m1g। ओके, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m2g साइन थीटा माइनस m1g अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें इधर क्या खींच रहा है, m2g साइन थीटा 2, इधर क्या खींच रहा है, m1g साइन थीटा 1। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो दिस आर ऑल क्वेश्चंस जो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई सा भी एक्सेलरेशन का केस होगा, इससे टफ वाले क्वेश्चन भी बनाने हो, आपको सिर्फ देखना है कौन खींच रहा है, अपॉन अपॉन तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। हमें तो हमेशा यही सवाल सिस्टम बनेगा, इसमें कुछ अलग या कुछ टफ नहीं होगा, है ना। सबको समझ में बेटा ये वाले कैसे सवाल हो जाते हैं। दिस आर वेरी सिंपलिस्टिक क्वेश्चंस, बिल्कुल टफ नहीं होते और एकदम आराम से हो जाते हैं। ठीक है, बताओ क्लियर है बच्चों बातें। अगेन टफ नहीं है, आराम से वाले सवाल हो जाते हैं। चलो अब इनमें से किसी एक केस में टेंशन निकाल लेते हैं। चलो ये फर्स्ट वाले में ही हम लोग टेंशन निकालते हैं। ठीक है, चलो टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखना ध्यान से। देखो ध्यान से देखना बेटा, टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ऊपर एक्सेलरेशन है हुआ, टेंशन हो जाएगी m2 इंटू जी प्लस है, बस ए की वैल्यू पुट कर दो, m2 इंटू जी प्लस ए, अब क्या है m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। चलो एलसीएम लो, m2 इंटू m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई होगा, m1g प्लस m2g माइनस m2g, सॉरी प्लस m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। m1g कट जाएगा, टेंशन कितनी आ जाए, m2g 2m2g 2। सही किया है गलत किया मैंने, कुछ गलती तो नहीं करी, एक बार लेट मी चेक। m1g कट गया, सॉरी m1 इंटू जी प्लस ये होगा ना, m2 क्यों लिख दिया मैंने, ये m1 है ना, m1 टेंशन आ जाएगा 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। सिंपल टेंशन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है बेटा। एक चीज याद रखना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा मैं, ध्यान से देखना बेटा। एक कंसेप्ट होता है रिड्यूस्ड मास का, रिड्यूस्ड मास को हम लोग म्यू से लिखते हैं। बेसिकली म्यू होता है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। इट इज अ वेरी कॉमन, ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये जो चीज है ना, ये बहुत सारी जगहों पे फिजिक्स में हमको दिखती है। दिस इज सीन इन मल्टीपल फॉर्मूला। तो ये हर बार याद रखने की जगह हम म्यू से याद रखते हैं इसको, रिड्यूस्ड मास। इट इज जस्ट अ वे टू मेक रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला इजी। कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस वगैरह नहीं है। ठीक है, इसका आपके लेवल में बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, होता है सिग्निफिकेंस कि सेंटर ऑफ मास से निकालते हैं कि मल्टीपल टू मास सिस्टम को सेंटर ऑफ मास पे कंप्राइज करने को रिड्यूस मास बोलते हैं। पर अगेन दैट इज यूजलेस फॉर यू, आपके लेवल पे आपको बस पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाता है। ये फॉर्मूला इससे बड़ा इजी हो जाएगा। टेंशन क्या आ जाएगी इसमें, 2 म्यू जी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को 2 म्यू जी रख दो, तो टेंशन निकल के आ जाएगी। अगेन दिस विल बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको जनरलाइज केस बता रहा हूं, ये वाला देखना बेटा। ठीक है, जब एक तरफ मास m2 थीटा 2 थीटा 1 m1, सबसे ज्यादा जनरलाइज केस यही है। जब भी ऐसा होता है बेटा, इसमें टेंशन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, हमेशा जनरल फॉर्मूला है। सेम वे में हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करके निकाल सकते हैं सब में।
म्यू जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बस सॉल्व करना, इट इज लिटिल बिट लेंथी एंड यूजलेस। तो ये जनरल फॉर्मूला निकलता है टेंशन का, म्यू जी, म्यू मतलब m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, म्यू जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो जब कभी भी कोई भी स्ट्रेट थ्रेड होगा, ऐसा थ्रेड आएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और जब भी कोई हॉरिजॉन्टल थ्रेड आएगा, यहाँ से एंगल कितना, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। उस केस में साइन थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सबकी टेंशन इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे देखो, सिर्फ एक ही फॉर्मूला मुझे याद है, टेंशन यहाँ पे आती है म्यू जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये वाला केस छोड़ दो, बाकी 2 मास वाले में सब में लगता है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। हिंट के लिए, जब भी वर्टिकल लाइन आए साइन थीटा को 1 रख देना, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन आए साइन थीटा को 0 रख देना, ठीक है। इतना सा बस देखना है। तो यहाँ पे वर्टिकल वर्टिकल साइन 1 1 1 प्लस 1 2, टेंशन का फॉर्मूला 2 म्यू जी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 0 1 1 प्लस 0 1, टेंशन आ जाएगी डायरेक्ट म्यू जी। यहाँ पे देखो, एक तरफ साइन थीटा, एक तरफ 0 0 साइन थीटा, टेंशन आ जाएगी म्यू जी साइन थीटा। अगर सब रटने नहीं है बेटा, है ना, सिर्फ ये एक फॉर्मूला मुझे पता है, इससे मैं सारे निकाल देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, एक तरफ यहाँ पे 1 और यहाँ पे थीटा है, तो टेंशन आ जाएगी म्यू जी 1 प्लस साइन थीटा। इस तरीके से आप कोई सी भी टेंशन निकाल सकते हो 2 ब्लॉक सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। दिस बिकम्स वेरी फाइन क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए। हर टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देख लिए, बेसिक लेवल के जो होते हैं। अब थोड़े से एडवांस कंसेप्ट से चलते हैं। तो एक पूरी 90 90 सारे देख लिए हमने, क्वेश्चंस कर लेंगे। पहले मैं डायरेक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, वर्टिकल पुली, सब सारे केसेस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। जैसे कि एक तो ये वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मास है m, यहाँ मास लेट से m2 ले लेते हैं, यहाँ m1 ले लेते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है। अगेन बिल्कुल मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, वो बहुत इजीली हो जाते हैं वाला सवाल। ध्यान से देखना, इधर लगेगा m2g, इधर लगेगा m1g। एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, नेट फोर्स m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m, भाई एक्स्ट्रा आ जाएंगे बस m। ये सिंपल है, टेंशन निकालना है। तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे 2 टेंशन है, ये T2 है, ये T1 है। ये T1 होगा और ये T2 होगा, क्योंकि 2 अलग अलग धागे हैं ना बेटा, सेम टेंशन नहीं होगा, 2 डिफरेंट धागे हैं, ठीक है। इसमें टेंशन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। देखो लेट अस से ये नीचे गया एक्सेलरेशन ए से, इसका ऊपर एक्सेलरेशन ए, वो हमेशा m2 को अपन नीचे मानते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। उल्टा मान लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ जाएगा, फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला, है ना। अगर ये m1 बड़ा हुआ तो m1g माइनस m2g हो जाएगा, तो फिर ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर ए है तो ये m1 g इफेक्टिव, g प्लस है T1, और T2 क्या जाएगा, m2 नीचे एक्सेलरेशन है तो g माइनस है। ऐसे हम T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पहले, लेकिन ए निकालना पड़ेगा फिर ये निकलेगी, है ना, इजीली। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें, पर आपको बेसिक क्रक्स समझ में आ गया कैसे ये चीज़ें निकलती है, ठीक है। इतनी टफ नहीं होती है हमेशा। जैसे एक क्वेश्चन में देखें अपने सवाल को, जैसे एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, चलो आगे क्वेश्चन लाइन से ही कर लेते हैं, सीक्वेंस में करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो ये वाला देखिए, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए ये कितना है 200 न्यूटन, इधर कोई लगा ही नहीं इसको खींचता हुआ। एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन टोटल मास 20 प्लस 30 50, एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, सिंपल है। टेंशन या तो फॉर्मूले से निकाल लो या कंसेप्ट से निकालो, टेंशन ऊपर टी है,
इसका एक्सप्रेशन नीचे ये हुआ है, टेंशन शुड बी इक्वल टू एम जी माइनस ए, टेंशन इज एम 20 जी 10 माइनस ए कितना है 4, 20 इंटू 6 कितना आ जाएगा टेंशन 120 न्यूटन्स। मैं हमेशा यही तरीका प्रेफर करता हूँ कोई सी भी टेंशन निकालने के लिए। टफ से टफ सवाल इजी हो जाते हैं, बिना फॉर्मूले के हो जाते हो, और यहाँ अगेन कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा आपको, वरना आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ता है। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लगा ही नहीं फॉर्मूला, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। टेंशन इसमें क्या हो जाएगी, म्यू जी 1 + 0 म्यू जी बस, तो m1 m2 अपॉन m1 + m2 जी, एक है 20 एक है 30 अपॉन 20 + 30 इंटू जी की वैल्यू है 10, 20 इंटू 30 इंटू 10 अपॉन में 50, 0 0 काटो, 5 से कट जाएगा 4 जा 4 3 जा 12, 120 न्यूटन। देखो इससे भी सेम ही आती है टेंशन 120 न्यूटन निकल के। तो यू हैव मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आप मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और तरीके भी होते हैं सॉल्व करने के। एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आपको लेट्स से मुझे और इनके अलावा भी और तरीके, हाँ बेटा और तरीका है, देखो ऐसे भी देख सकते हो आपको। अगर आपको भंडारा मेथड से बहुत कंफर्टेबल है, जो हमने लास्ट क्लास में करा था, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को लेट पढ़ाता हूँ, ताकि ये एक तरीके का सवाल हो गया, यहाँ 20 है और यहाँ 30 है और यहाँ पे 200 का फोर्स लगा दिया मैंने। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 200 अपॉन टोटल मास 50, 4 आ जाएगा निकल के, 4 न्यूटन पर केजी बोल दो इसको, 1 केजी का 4 न्यूटन लगता है, 1 केजी का 4 न्यूटन लगता है। डेल्टा निकालो, 1 का 4 तो 20 का 4 इंटू 20 80 न्यूटन लगेगा। और देखो ना, 1 का 4 80 इंटू 20 लगेगा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 का इतना, तो अपना यहाँ पे कितना लग जाएगा, 4 3 जा 12, 120 न्यूटन लगेगा। अब आप इजीली कैलकुलेट कर लो, यहाँ 0 है, 0 + 120, यहाँ टेंशन कितनी आ जाएगी 120 निकल के, 120 में जोड़ लो 80 तो 200 आ जाएगा। अरे सर, तो कल वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, बस इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक तरफ से खींच रहा है बस, इधर कुछ भी नहीं, इसका वेट है पर ये खींच नहीं रहा ना बेटा, ये वेट नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा, है ना, दिस इज यूजलेस। सिर्फ ये 200 एक तरीके से खींच रहा है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो सवाल को। तो यू हैव मल्टीपल अप्रोच। अगर इसको एक काम करो, इसको 20 ले लो, इसको इसको 10 ले लो, चलो सॉल्व करो। नीचे लगेगा कितना, अब डायरेक्ट करते हैं 200 न्यूटन, इधर लगेगा 100 न्यूटन। टेंशन कैसे निकालोगे आप, सो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 200 - 100 अपॉन टोटल मास 20 + 10 30, एक्सेलरेशन आ जाएगा 100/30, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, एकदम आसान आसान सवाल होते हैं, अब तो मुश्किल नहीं पड़ते, ठीक है। टेंशन फॉर्मूले से निकाल लो, म्यू जी और इंटू 2 हो जाएगा, साइन थीटा साइन 90 90 1 + 1 2 हो गया, 2 इंटू म्यू कितना है m1 m2 अपॉन में m1 + m2 इंटू जी, 2 इंटू 2000 अपॉन में 30, 0 0 काट दो, टेंशन आ जाएगा 400/3 न्यूटन। एम जी प्लस, इसे भी निकाल सकते थे टेंशन, इसका एक्सेलरेशन नीचे ए है, इसका ऊपर ए है, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए 10 - ए 10 - 10/3, 20 इंटू 10 30 - 20 20/3, 400/3 न्यूटन। देखो ऐसे भी निकाल सकते थे, इधर से भी निकाल सकते थे। टेंशन बराबर एम जी प्लस है, ऊपर एक्सेलरेशन ए है, तो एम जी प्लस है 10 + ए 10 + 30 + 10 40/3, तो भी आया था 400/3 न्यूटन। या इसको भंडारा मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। तो यू हैव मल्टीपल वेन्यूज, मल्टीपल वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब
मैंने आपके सामने 3 तरीके से तो 3-4 तरीके से तो मैंने टेंशन निकाल दी है। भंडारा वाला भी कर सकते हैं, इसको पूरा खोल दो, एक तरफ 100 एक तरफ 200 से खींच रहा है, और वो हमने कल प्रैक्टिस करी है बहुत सारे वाले सवालों की। ये वाला सवाल आ गया 10, 6 और 5। इसको भी 5 कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इजी इजी चीज हो जाएगी। ठीक है, टेन 5 5 20 हो जाएगा ना टोटल। चलो देखो, देखिए फोर्स नीचे कितना लग रहा है बेटा, 100 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, ये तो बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से। एक्सेशन नेट फोर्स 100 माइनस 50 अपॉन टोटल मास 5 प्लस 5 प्लस 10, तो 50 अपॉन में 20, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब टेंशन निकालनी उसमें, इस ज़्यादा भारी ये है तो ये नीचे जाएगा, ए से ये ऊपर जाएगा, ए से। तो टेंशन कैसे निकालेंगे, नीचे गया है तो टेंशन इज एम जी माइनस है। इसको T2 बोल लो, इसको T1 बोल लो, एम जी माइनस है, नीचे क्या ना है तो जी माइनस हो जाता है। 10 × 10 माइनस ए कितना आया 5/2, 10 × 20 माइनस 5 15/2, काटो 15 5 75 न्यूटन, T2 आ जाएगा 75 न्यूटन। चलो T1 निकालें, M1 जी प्लस है, ऊपर एक्सेलरेशन है हुआ है, T1 M कितना है 5, जी कितना है 10, ए कितना है 5/2, 5 × 5 2 ज़ा 20 प्लस 25/2, तो यह आ जाएगा 125/2 न्यूटन। T1 आ गई। And that's how you do these questions. इजीली ये क्वेश्चंस अप्रोचेबल बन जाते हैं। ठीक है, T2 यहाँ पे भी T2 ही लगेगी, सेम धागा है, यहाँ T1 लगेगी। अगेन बहुत टफ सवाल नहीं होते, इजीली वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल है 2020 का, देखें। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to ends of a massless string. String passes over fully जो frictionless है. Acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is. इसका acceleration पूछा है कितना होगा, इसका नीचे होगा, इसका ऊपर होगा, सिंपल सी बात। इस पर कितना लगेगा, नीचे 60 लगेगा, नीचे 40 लगेगा। एक्सलेशन 60 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन अपॉन टोटल मास 10, 6 + 4 का कितना हो जाएगा, या mg से कर लो, 6g माइनस 4g अपॉन टोटल मास 10, तो ये हो जाएगा 2g/10 आ जाएगा g/5। अगर g के टर्म्स में चाहिए तो g/5 आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं होता, आसानी से सवाल हो जाते हैं बेटा। ठीक है, 10 और 10 53 37 पे, तो ज़्यादा स्लोप इस पे है, ये नीचे जाना चाहिए। निकाले, पहले फोर्स निकालते हैं। देखो mg साइन, तो 100 साइन 53 यहाँ लगेगा, mg 10 × 10, और 100 साइन 37 यहाँ लगेगा। तो जो इस तरफ नेट फोर्स लग रहा है साइन 53 कितना होता है 4/5, 5 से कटेगा 24 ज़ा 80, यहाँ लगेगा 80 न्यूटन, और यहाँ लगेगा 60 न्यूटन। साइन 37 होता है 3/5, 5 से कटेगा 20, 2 3 ज़ा 6, 60 न्यूटन। एक्सेलरेशन नेट फोर्स 80 माइनस 60 अपॉन टोटल मास 10 + 10, 20/20 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। टेंशन फॉर्मूला से लगा लो डायरेक्ट, μg साइन θ1 प्लस साइन θ2, म्यू कितना हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू साइन 37 प्लस साइन 53, 3/5 और 4/5, 10 10 10 1000 अपॉन में 20 अपॉन में 7 ऊपर 7/5, 0 0 कटा, 2 5 ज़ा 10 से एक और 0 कट जाएगा, टेंशन आ जाएगी 70 न्यूटन। सॉल्व हो गया। देखो
देखो, हाँ हो गया सॉल्व, हाँ हो गया। तो सवाल अब आप इजीली निपटा दोगे, ठीक है, एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा इजीली, टेंशन भी निकल जाएगी इजीली। तब दिस सवाल आर नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। अब आप लोग निपटा देंगे वाले सवाल, कर लोगे ना सब लोग आराम से सारा टेंशन वाले सवाल। चलो एक केस और मेरे को स्पेसिफिकली आप लोगों को बताना है, देखो ध्यान से, इसमें बीच की कोई टेंशन निकालने को बोलती तो बोला ये 10 है, ये 10 है और यहाँ 15 है। अब इसमें अलग अलग टेंशन है, देखो ध्यान से आप, ये टेंशन अलग है, ये टेंशन अलग है। तो देखो इधर 150 न्यूटन का फोर्स है, इधर आप टोटल कैलकुलेट करो तो टोटल नेट, अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है देखो ना, तो हमको ये अलग अलग इस सबको साथ में जोड़ दो 20 या साथ में जोड़ दो 15, ठीक है। ये एक काम कर दो, इसको भी ऐसा कर दो 5 और नीचे 10, ठीक है, सब निकालते हैं। नहीं, इससे थोड़ा सा गंदा बन जाएगा ये, एक काम करो यहाँ 5 5 ले लो। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, काटा पीटी थोड़ी आसान हो जाएगी ना, 25 से डिवाइड करना इजी होता है। हमको क्या करना है, इससे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए कोई इतना गेम खेलने की जरूरत नहीं, सिंपल देखेंगे एक तरीके से, यहाँ पर हो गया है 10 जुड़ चुका है और यहाँ पे टोटल 15 लगा हुआ है। 15 का नीचे 150 न्यूटन लगेगा, इसका नीचे 100 न्यूटन लगेगा, नेट देखेंगे। एक्सेलरेशन 150 माइनस 100 अपॉन में टोटल मास 10 और 15 25, एक्सेलरेशन 50 अपॉन 25, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब सबकी इंडिविजुअल टेंशन निकालनी है। अब टेंशन सबकी अलग अलग टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, देखो इसमें टेंशन नॉर्मली क्या होती है, 100 न्यूटन होती है, mg होती, पर यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन नीचे a है, इन दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर a है। तो ये टेंशन का फॉर्मूला, इसको T1 बोल देते हैं, T1 कितना हो जाएगा, m ऑफ g माइनस है, नीचे एक्सेलरेशन a है, टेंशन T1 m कितना है 10, g10 माइनस a कितना आया है 2, तो T1 आ जाएगी 10 इंटू 8 80 न्यूटन, 10 इंटू 8 80 न्यूटन आ गई। देखो चलो ये टेंशन निकालना है, ये पूरा सेम ही टेंशन है, इधर से निकालो, इसको T2 बोल लो, ये हो जाएगी कितनी, ये टोटल दोनों का मास उठा रही है 15 इंटू जी माइनस है, 15 इंटू जी माइनस है, 15 इंटू G10 माइनस A2, 15 इंटू 8 कितना आ जाएगा 120 न्यूटन, 15 8 120 न्यूटन। इसमें ऊपर एक्सप्रेशन ए है, ये टेंशन T3 ले लो, T3 कैसे आ जाएगा, m इंटू जी प्लस है, 5 इंटू G10 प्लस A2, 5 इंटू 12 कितना आ जाएगा, ये 60 न्यूटन आ गया, T3 आ गया 60 न्यूटन। और ये T2 इधर से भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, ये T2 इन दोनों को लेके चल रही है 10 को, इंटू जी प्लस है, जबकि ऊपर एक्सेलरेशन है 10 इंटू 10 प्लस 2, 10 इंटू 12, T2 आ जाएगा 120 न्यूटन। सेम ही आना चाहिए दोनों से, इधर से या इधर से निकालो, देखो सेम ही आई ना वैल्यू। सवाल बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा एक बार वेरिएबल में बता देता हूँ, थोड़ा चीजें और इजी हो जाएगी उसके लिए। देखो लेट से यहाँ मास m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, ठीक है। लेट से ये दोनों ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m4 प्लस m3g माइनस m1 प्लस m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सिंपल सुपर चीज है। यहाँ टेंशन देखो, इसका एक्सेलरेशन नीचे a हुआ है,
तो यहाँ जो टेंशन आ जाएगी m4 इंटू जी माइनस है, इसका एक्सप्रेशन नीचे ये हुआ है। यहाँ जो टेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी m3 प्लस m4, दोनों उठाया है भाई ने, है ना, इंटू जी माइनस है। यहाँ टेंशन टी आ जाएगी m2 इंटू, इसका एक्सप्रेशन ऊपर ये हुआ है, जी इफेक्टिव जी प्लस है। यहाँ टेंशन टी आ जाएगी, इसने दोनों उठा रखा है, m1 प्लस m2 इंटू ऊपर एक्सेलरेशन ये हुआ है तो जी प्लस है। तो ये वेरिएबल में सॉल्व कर दिया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, वेरिएबल के बिना भी कर ही लोगे आप। लेकिन फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, सिर्फ सूडो वाला कंसेप्ट लगाना है। एट द एंड ऑफ द डे यही कंसेप्ट है कि जब भी भैया नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, जी इफेक्टिव हम टेंशन जो एम जी लेते हैं जी माइनस ए ले लेंगे, ऊपर ए होगा, जी इफेक्टिव हम जी प्लस ए ले लेंगे। और बाकी तो सिंपल कंसेप्ट है भैया कि यहाँ पे टेंशन जो है m1 m2 है, m1 जी होती है, और यहाँ टेंशन नॉर्मली m1 प्लस m2 जी हो जाती है क्योंकि दोनों को उठा रही है वाली टेंशन, है ना। ठीक है, तो ये सब वही बेसिक कंसेप्ट पर गेम खेला गया है। यहाँ एटवुड मशीन खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग स्प्रिंग फोर्स। जो यहाँ तक क्लियर हुआ, चीजें इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इतनी टफ नहीं है ना, पर हाँ इंटरेस्टिंग बहुत है। किस तरीके से हम क्वेश्चंस का अप्रोच बनाते हैं, बड़ा सिंपल अप्रोचेस होते हैं, थोड़ी मेहनत सी लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है बस। स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग फोर्स से, ठीक है बेटा। तो पहले कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। स्प्रिंग फोर्स एक हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ। तो रॉबर्ट हुक जो है, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने सेल सबसे पहले डिस्कवर करा था, नाम सुना है आपने हुक जी का। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, आपने सुना होगा। वह हुक्स जो है एक्चुअल में फिजिसिस्ट थे, तो फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे, उन्होंने हुक्स लॉ दिया था। स्प्रिंग में सब जगह काम आता है। फिर क्या हुआ था, वो जब बोर हो जाते थे ना, तो वो ऐसा होता था कि जब रॉबर्ट हुक थोड़े बोर हो जाते थे कि यार आज बहुत फिजिक्स पढ़ लिया, बोर हो गया, महीने भर से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, एक काम करता हूँ टाइम पास के लिए थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लेता हूँ। तो रॉबर्ट हुक टाइम पास के लिए बायोलॉजी पढ़ लेते थे कभी कभी, उसमें उन्होंने डिस्कवरी कर डाली सेल की। ठीक है, तो पूरा जो तुम्हारा पूरा बायोलॉजी है वो रॉबर्ट हुक की सिंपल हॉबी के ऊपर बना है, टाइम पास कर रहे थे, फिजिक्स का साइंटिस्ट। तुम देखोगे केमिस्ट्री बायो के 90% डिस्कवरी फिजिक्स वाले जाके करते हैं वहाँ पे। फिजिक्स वालों को मतलब फिजिक्स वाले जब बोर होते हैं तो केमिस्ट्री बायो में जाके वहाँ डिस्कवरी कराते हैं सारी की सारी जाके। अलग ही लेवल होता है फिजिक्स पढ़ने वालों का। देखो, तो हुक्स लॉ, इसने बोला कि जो स्प्रिंग है जिस स्ट्रिंग से थोड़ी अलग है। ठीक है, स्प्रिंग दोनों, स्प्रिंग रॉड और स्ट्रिंग दोनों से एक्ट कर सकते हैं, तो इट इज डिफरेंट। ये स्प्रिंग आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, ये स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, एल लेंथ है, ये है नेचुरल लेंथ। इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रही स्प्रिंग। अगर आप इसी स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दोगे, पूरा एम जाओ, एक्सटेंड कर दिया आपने, खींच दिया स्प्रिंग को, तो आपने एक्स टोटल लेंथ नहीं, कितना एक्सटेंशन करा है, एक्स। एक्स क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। एक्स क्या है, एक्सटेंशन है, कितना आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया है वो है एक्स। तो जितना आप खींचो उतना, अब ये स्प्रिंग आप फोर्स ऑफ स्प्रिंग अंदर लगेगा, आप बाहर खींचो रहे, आपने खींच लिया बाहर, स्प्रिंग आपको अंदर खींचेगी, वापस अंदर आने की कोशिश करेगी। ठीक है, सेम चीज स्प्रिंग को अगर आपने दबा दिया, उसकी जो लेंथ थी नेचुरल लेंथ की ना, अरे आजा भाई, आपने उससे एक्स दबा दिया, तो अब दबा दिया अपने स्प्रिंग, तो स्प्रिंग आपको उल्टा बाहर धक्का देगी, बाहर की तरफ फोर्स स्प्रिंग लगेगा। हमेशा अपोजिट, आप बाहर खींचोगे अंदर स्प्रिंग आपको खींचेगी, और आप अंदर धक्का दोगे स्प्रिंग आपको बाहर धक्का देगी, और जितना खींचोगे उतना एक्स्ट्रा होगा। एक्स इसमें क्या हो गया, कंप्रेशन। तो रॉबर्ट हुक ने बोला था ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होता है, या फोर्स बराबर फोर्स ऑफ स्प्रिंग होता है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग होता है
माइनस के एक्स, जो एक्स है वो है एक्सटेंशन या कंप्रेशन, ठीक है। और जो के है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। जितना के ज्यादा है जितना एक्स कम होगा, मतलब के ज्यादा तो टाइट स्प्रिंग है, ये टाइट वाली स्प्रिंग है, इसको खींचना मुश्किल है। और के कम है तो एकदम फट से खींच जाती है स्प्रिंग, समझ रहे हो। तो के ज्यादा है तो स्प्रिंग का खींचना मुश्किल है, टाइट स्प्रिंग। तो जनरल चीजें। चलो क्वेश्चंस करते हैं। एक सेकेंड, लेट्स गो फॉर सम क्वेश्चंस। स्टार्ट। 100 न्यूटन मारा, स्प्रिंग कांस्टेंट के 20 है, एक्स बताना है कितना। दबाया आपने स्प्रिंग को एक्स, तो फोर्स बराबर के एक्स। आपने 100 का फोर्स लगाया, के है 20, एक्स निकल जाएगा 8, तो 8 मीटर दब जाएगी ये स्प्रिंग, ठीक है। 100 लगाया, के 10 है, एफ बराबर के एक्स, ठीक है। 100 बराबर के 10 एक्स, एक्स आ जाएगा 10 मीटर। देखो 8 मीटर दब गई। तो देखो 20 के 5 होगा, सॉरी 8 नहीं होगा, 5 होगा, माय मिस्टेक। 5 कटेगा ना एक्स। तो देखो के ज्यादा है तो वो स्प्रिंग कम दबी, के 20 का तो स्प्रिंग 5 ही दबी। के जितना ज्यादा होगा उतनी स्प्रिंग कम दबती है, के कम है तो स्प्रिंग ज्यादा दब गई, ठीक है। इसमें नहीं दे रहेगा कितना है, तो हम बता सकते हैं भैया नीचे 50 लगा होगा, नीचे 80 लगा होगा, वेट ही तो लगेगा बस। ऊपर लगेगा के एक्स स्प्रिंग का फोर्स, जो कि टेंशन भी हो जाएगी स्प्रिंग में, से टेंशन लगती है वहां पे स्प्रिंग लग जाएगा। के कितना है 2, एक्स बराबर 80, एक्स आ जाएगा 40। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 80 बराबर के है 2, एक्स आ जाएगा 40। सेम क्वेश्चन है क्या, सॉरी यहाँ 50 है ना, 50, एक्स आ जाएगा कितना बेटा 25, इसमें एक्स आ जाएगा 40 मीटर्स। कुछ नहीं, एम जी बराबर के एक्स करना है। इनसे जनरलाइज कर लो चाहो तो, इसको आप जनरलाइज कर लो कि जब भी यहाँ पर स्प्रिंग में एम मास लटका है, नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर के एक्स लग रहा है, एम जी बराबर के एक्स, एक्स जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एम जी बाय के आ जाएगी। दिस आर द क्वेश्चन, सिंपल चीजें होती है, ठीक है। लेकिन आप खुद देखो कितना आसान है। आया बेटे समझ में, बोलो इजी है, टफ तो नहीं लग रहा कुछ भी इसमें, सिंपल। एम जी बराबर के एक्स, एक्स बराबर एम जी बाय के। चलो अगला चलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में। देखो भाई ध्यान से देखना बेटा, हम चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में सीरीज। तो जब स्प्रिंग्स ऐसे सीरीज में लगाते हैं बेटा, सीरीज में स्प्रिंग लगी हुई है, इस पे फोर्स सेम होता है, एक ही फोर्स लगेगा पूरी स्प्रिंग में, सब स्प्रिंग में क्या रहेगा, फोर्स सेम रहेगा, ठीक है। एक स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है, K2 है, K3 है, तो नेट में K इफेक्टिव हो जाता है 1/K इफेक्टिव, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। अगर सिर्फ 2 है तो हम डायरेक्ट K इफेक्टिव बोल देंगे, सॉल्व करके K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। या सिर्फ 3 है तो हम K इफेक्टिव बोल देंगे K1 K2 K3 अपॉन में K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1। तो इसी को सॉल्व करा है हमने, जो आपको ऑलरेडी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना आता है उसका उल्टा चलता है। जो नॉर्मली पैरेलल में लगता है रजिस्टर में फॉर्मूला,
यहाँ सीरीज में स्प्रिंग में वो फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए कि कुछ तो डायरेक्ट ही है। देखो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 डायरेक्ट हो गया, K और 2K, K2K अपॉन K प्लस 2K 3K, 2K/3 आ गया इसका, K3K, K इंटू 3K अपॉन 3K प्लस K 4K, 3K/4 आ गया, एक K कट जाता है, 84 240, 80 इंटू 240 अपॉन में 80 प्लस 240, 80 इंटू 240 अपॉन में 320, 8 से कटेगा 8 4 ज़ा 32, 4 से कटेगा 4 6 ज़ा 24, 60 न्यूटन पर मीटर यूनिट होती है इनकी, एक यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। 3 और 6, 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6, 18/9 आ जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर, 4 6 12, 3 आ गए। या तो इन्वर्स एडिशन ही कर लो, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 इज 1/K इफेक्टिव, एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 1 12 1 ज़ा 12, 6/12 1/2, आखिरी में उल्टा कर देंगे, के इफेक्टिव आ जाएगा 2, और के लगा दो सब में से, के मैंने हटा दिया था क्योंकि क्यों कॉम्प्लिकेशन फालतू करूँ, आखिरी में लगा दूंगा। ठीक है, और 3 का फॉर्मूला हमको डायरेक्ट पता है, या आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 4 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 6 6 इंटू 12 और 4 इंटू 12 को ऐड कर देंगे, बस डायरेक्ट फॉर्मूला हमको ऑलरेडी आता है, 3 वाला फॉर्मूला ये लग जाएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, देखो ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है के इफेक्टिव इसमें डायरेक्ट ऐड हो जाता है, K1 K2 K3 के इफेक्टिव ऐड हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐड हो जाता है हमेशा। ठीक है, जितने भी ऐड करना चाहो, और याद रखना बेटा जब एक स्प्रिंग इस तरफ से लगी है और दूसरी स्प्रिंग इस तरफ से लगी है, K1 K2, तो ये दिखने में सीरीज जैसा लगता है बट इट इज नॉट अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये K1 प्लस K2 होता है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब दो अपोजिट साइड से लगती है तो उनको हम लोग पैरेलल मान के ऐड करते हैं, वो अलग अलग उनको सीरीज नहीं लेंगे, है ना, दिस इज अ पैरेलल का केस। चलो सवाल, के इफेक्टिव निकालना सब में, K1 प्लस K2, K2 के 3 के 4 12 16 न्यूटन पर मीटर, 8K/3 3 K प्लस 8K/3 जोड़ दो, 3 प्लस 8 9 10 11 K/3, K1 K2 ऐड हो जाएगा, K1 प्लस K2, याद रखना क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड में वो पैरेलल जैसे ऐड हो जाते हैं, सिंपल इजी। चलो अगला केस होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्प्रिंग का, स्प्रिंग के काट के हम हिस्से कर रहे हैं, तो इट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को काट रहे हैं, तो सिंपल सी बात होती है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू KX होता है, K इज F/X, तो फोर्स सेम है तो K इनवर्स हो जाता है X का, तो जितनी छोटी स्प्रिंग उसका K ज्यादा होता है। ठीक है, जितनी छोटी स्प्रिंग होगी उसका K उतना ज्यादा होगा, तो आप स्प्रिंग जितनी छोटी काटोगे उसका K बढ़ जाएगा, छोटी स्प्रिंग को दबाना भी मुश्किल होता है, बड़ी स्प्रिंग इजीली दब जाती है, छोटी को दबाने में हालत खराब हो जाती है ना, छोटी स्प्रिंग खींचने में हालत खराब हो जाती है, बड़ी स्प्रिंग आराम से खींचने में भी आ जाती है, तो जितना ज्यादा छोटी स्प्रिंग होगी K उतना उसका ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे मैं देखो सिंपल सी बात, अगर मैंने स्प्रिंग के हाफ हिस्से कर दिए 1:1, ठीक है, तो दो, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 2K हो जाएगा, ये स्प्रिंग के मैंने 3 हिस्से कर दिया, ये 3K हो जाएगा। अच्छा, स्प्रिंग के मैंने कर दिए 1 2 3 4 5 हिस्से, 1 2 3 4 5 हिस्से, तो सारे कितने, क्या इन सबका के 5K हो जाएगा, सिंपल सी बात। अगर मैंने स्प्रिंग के कर दिए 2 हिस्से X/Y रेशो में, इक्वल नहीं है, ठीक है, पूरी लेंथ है L, इसका K1 KX K1 बोल लो, इसका K2 बोल लो।
अगेन फोर्स सेम होता है, तो जो k का इंटू एल था k1 इंटू एक्स और k2 इंटू वाई के बराबर हो जाएगा। kx एल को x प्लस वाई भी बोल सकते हो, k1 को बोल सकते हो के एल बाय एक्स, k2 को बोल सकते हो के एल बाय वाई। इजी है, वह बेसिकली बहुत सिंपल है, ये दिखने में थोड़ा टफ है इजी। जैसे मैंने बोला इसके रेशियो कर दिया 4:6 के रेशियो में काट दिया, 4:7 के रेशियो में काट दिया, लो ठीक है। एल क्या है 4 + 7 11 हो गया। इसका के निकालना है, डायरेक्ट कर दो 11 के बाय जो भी यहाँ है वो अपॉन में मार दो 4, देखो एक्स अपॉन में आ गया, दोनों का सम मल्टीप्लाई हो जाता है। k2 निकालना क्या हो जाएगा, टोटल है 11 के बाय यहाँ पे क्या हिस्सा है 7 कर दो ऐसे। तो एक्चुअली बड़ा इजी होता है जब प्रैक्टिकल करते हैं, फॉर्मूला दिखने में टफ लगता है, ठीक है। चलो लेट्स गो, क्वेश्चन देखिए। स्प्रिंग इज कट इन हाफ, न्यू के कितना हो जाएगा दोनों का 2k। स्प्रिंग इज कट इन रेशो 1:3, 1:3 एल क्या आ गया 4 जोड़ दो, यहाँ क्या आ जाएगा 4k/1, यहाँ 4k/3, खत्म। रेशियो काटा 2:3, एल क्या आ गया 2 + 3 5, अब बस 5k/2 5k/3, x/y में काटा, काट दो x/y में, एल क्या आ जाएगा x + y, के डायरेक्ट x + y k/, इसका x + y k/y। सवाल निपट जाते हैं, इतने सिंपल सर, इतने सिंपल होते हैं सवाल, बहुत इजी होते हैं। कंसेप्ट आ गया ना तो बहुत इजी होता है कट करना। तो स्प्रिंग को आप कैसे भी स्प्लिट कर दो, यू कैन डू दिस क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। दो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन इससे बड़े फेमस आते हैं। एक ये सवाल है स्प्लिटिंग एंड पेस्टिंग वाला सवाल आता है, इसमें काट के आपस लगा देते हैं, ठीक है। इसे देखो, लेट से मैंने बोला एक स्प्रिंग है, इसके मैंने कर दिए 2 पार्ट्स, ठीक है 2 पार्ट्स कर दिए, तो ये 2k हो जाएगा। अगर इन दोनों पार्ट को मैंने पैरेलल में लगा दिया तो नया के इफेक्टिव कितना आ जाएगा 2k + 2k 4k हो जाएगा, ठीक है। एक स्प्रिंग है, इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, ये 3k हो जाएगा। अब अगर ये सिर्फ स्प्लिट करा, इस तीनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया तो के इफेक्टिव क्या हो जाएगा 3k + 3k + 3k 9k हो जाएगा। सिमिलरली n पार्ट्स कर दिए तो एक पार्ट n टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। फिर इसको पैरेलल में अगर मैंने जोड़ दिया सबको तो के इफेक्टिव कितना हो जाएगा nk + nk + nk, मतलब nk n टाइम्स, के इफेक्टिव हो जाएगा n²k, ठीक है। अच्छा दो सवाल बनते, एक सिर्फ काट के पूछा तो आंसर 2k 3k nk हो जाएगा, और अगर काट कर पैरेलल में पेस्ट कर दिया तो वो स्क्वायर में चला जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, nk का स्क्वायर nk² आ गया, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सवाल है स्प्रिंग इज कट इनटू हाफ, ठीक है, द 2 स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो 2² हो जाएगा ये डायरेक्ट। काटा 2k इनको पैरेलल में जोड़ दिया, के इफेक्टिव 2k + 2k 4k हो गया। डायरेक्ट आप फॉर्मूला n² पटक दो, 2 का स्क्वायर 4k आ जाएगा। 3 पार्ट काटा, होमवर्क करो चलो ये सवाल, इसका आंसर 9k आ जाएगा, इसका आंसर n² आ जाएगा। लास्ट टॉपिक स्प्रिंग में होता है कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्प्रिंग्स। देखो याद रखना, स्ट्रिंग में हमेशा इमीडिएट चेंज हो जाता है, स्पॉन्टेनियस चेंज होता है, उसमें स्प्रिंग में हमेशा स्पॉन्टेनियस नो चेंज होता है।
स्पॉन्टेनियस नो चेंज, पर झटके का एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। स्पॉन्टेनियस फोर्स में नो चेंज, इसमें स्पॉन्टेनियस फोर्स चेंज हो जाता है। कैसे समझाता हूँ इसे, देखो यहाँ पे है ये 10 किलो, यहाँ लग, ठीक है, नीचे लेट से लगा हुआ है एक और 5 किलो ले लेते हैं। यहाँ स्प्रिंग है 10 किलो, नीचे लगा दिया 5 किलो। देखो सिंपल टेंशन देखिए, इसमें अभी टेंशन है 50 न्यूटन, इसमें टेंशन है 100 न्यूटन। सेम है यहाँ पे भी टेंशन है 50 न्यूटन। स्प्रिंग में टेंशन जो के एक्स से भी लिखते हैं हम लोग है वो है 150 न्यूटन, 100 नहीं सॉरी 150, दोनों का भार उठा रहा है ना, 150 न्यूटन। ठीक है, लेट अस से हमने ये बीच की स्प्रिंग को काट दिया, काट दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो ये उड़ गया, ये उड़ गया, कट गया। काट दिया। अब यहां ऊपर स्ट्रिंग है तो खचाक से कटेगा, यहाँ नई टेंशन आ जाएगी 100 न्यूटन, ऑन स्पॉट चेंज। स्प्रिंग में फट से चेंज हो जाता है, ठीक है, ये तो कट ही गया, कोई मतलब नहीं। तो ये झटाक से स्प्रिंग में देखा चेंज कैसा है, 150 से 100 हो गया। इसका एक्सेलरेशन नीचे जी हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये तो फ्री फॉल में चला गया ना, इसे झटाक से काट दिया, इसका एक्सेलरेशन तो नीचे जी रहे, जी हो जाएगा, ये तो नीचे ही जाएगा। यहां पर फोर्स 150 का 150 रहेगा। स्प्रिंग में देयर इज नो सडन चेंज इन स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में धीरे धीरे चेंज आता है, फाइनली फोर्स तो 100 हो जाएगा पर स्लोली स्लोली होगा। अभी स्प्रिंग खींची हुई है और जैसे आपने काटा झटाक से स्प्रिंग ऊपर आती है, तो यहां ऊपर इंस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स जो कट हुआ अपॉन में मास। कितना फोर्स है जो कट हो गया, 50, ये 50 था जो कट हो गया, अपॉन इस मास क्या है 10, इसका नहीं जिसके ऊपर निकाल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी, एकदम आसान सवाल। चलो और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इट्स अ लिटिल बिट टफ क्वेश्चन। पाँच किलो, 10 किलो, 5 किलो ले लो। चलो टेंशन कितनी है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे टेंशन है 50 न्यूटन, यहाँ 150 न्यूटन, और यहाँ टेंशन आ जाएगी 200 न्यूटन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इसको कट कर दिया, कट। अब बताओ, दोनों स्प्रिंग है, सेम फोर्स रहेगा, नो सडन चेंज, नो कोई चेंज नहीं आएगा, सडन चेंज नहीं आता बेटा इसमें, है ना, कभी सडन चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देयर विल बी नो सडन चेंज। इसका एक्सेलरेशन अभी 0 है, सबका एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे इसका 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इन दोनों में जहां काटा है यहाँ ऊपर और नीचे एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स कट अपॉन मास से। फोर्स कट कितना है 150 अपॉन मास 5, इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कट कितना है 150 अपॉन इसका मास 10, इसका एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, झटाक से झटके से एक्सेलरेशन आता है इन दोनों के अंदर, पर फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स सेम रहेगा क्योंकि स्प्रिंग है। स्प्रिंग के फोर्स पे सडन चेंज नहीं आता, बस जहां काटते हैं
वहां एक्सेलरेशन आ जाता है, जहां काटते हैं वहां एक्सेलरेशन आ जाता है। कितना एक्सेलरेशन आता है? फोर्स का अपॉन में मास। सवाल, टू ब्लॉक ऑफ मास ए एंड बी 3m और m मास रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, होल सिस्टम सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग है। ठीक है, जो डायग्राम दिख रहा है वही बोला है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, ये कट कर दी स्प्रिंग, तो ये हमेशा पहले फोर्स निकाल लेना चाहिए। ठीक है, टेंशन कितनी है इसमें ऊपर वाले में? 4mg, और यहाँ टेंशन कितनी है? mg। ये कट हो गया, खचक खचक। इसका एक्सेलरेशन तो g हो जाएगा, फ्री फॉल में चला गया ये। इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा? फोर्स कट अपॉन में मास। कौन सा कट हो गया? mg अपॉन इसका मास कितना है? 3m, g/3, g/3 और g, a का g/3 और b का तो g हो जाएगा, ग्रेविटी से गिर रहा है। आया बेटे समझ में? तो ये कंसेप्ट होता है हमारा किसका? किसका कंसेप्ट होता है बेटा? ये हमारा स्प्रिंग का। स्प्रिंग पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पूरा हो गया स्प्रिंग। इजी इजी इजी, देखो चलो बच्चों 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा बच्चों, आप लोगों का 2 बजे लेक्चर नहीं लग सकता, मुझे पता पड़ा है, फिर अपन आज यहीं पे एंड करते हैं। बस वेरिएबल मास सिस्टम का है, कल अपन फ्रिक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो अपन पहले वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो छोटा सा ये वेरिएबल मास सिस्टम 15-20 मिनट का ही है बस। हम कल वेरिएबल मास सिस्टम रॉकेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, और उसके बाद तो थैंक यू, बस उससे ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं हमारा, 10 पेज का बचा है, तो कल हम खत्म कर लेंगे चैप्टर को। अगर हमने बहुत सारा पढ़ा है, होमवर्क समझो वही टारगेट 1 टारगेट 2 प्रॉपर। टारगेट 2 अचीव करना है आपको। ठीक है, आपको एक रिवीजन लेक्चर भी मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा फर्स्ट 2 चैप्टर का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, मोशन इन प्लेन का, एनएलएम का भी मैंने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर लिया है, आपको एनएलएम का भी दे दूंगा, और रिलेटिव मोशन का भी रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड चारों कर चुका हूं मैं। ठीक है, मैंने संडे संडे को मैं अर्जुनास का भी रिवीजन ले रहा हूँ लाइव, तो उसको मैं हाफ एन आवर के लेक्चर के अंदर मैं सारे केसेस डिस्कस कर लेता हूँ, तो इट्स अ कंप्लीट रिवीजन। तो ये चारों मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो हुआ तो मैं 4 या 2-2 करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट डीपीपी डाउट सेशन कब रखना है मेरे को मोशन इन प्लेन का, वो आप बता देना। ठीक है, डीपीपी डाउट सेशन मोशन इन प्लेन का कब रखना है बता देना। आप बोलोगे तो लाइव ही ले लूंगा मैं डाउट, ताकि डाउट क्लियर हो पाए। आप जब बोलोगे तब रख लेंगे। ठीक है, कमेंट करके बता देना किस टाइम पे रखना है। बाकी चैप्टर खत्म हो गया, अच्छे से रिवाइज कर लेना। बस एक आपका वेरिएबल मास रॉकेट वाला सिस्टम बचा है, तो मतलब 15 मिनट का, इसको अपन कल कर लेते हैं, कल से फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बच्चा बाटी, मिलते हैं अगली क्लास में। हो, कल से फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, मजा आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।